नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर टू हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 28 है। तो इस कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। पिछली कक्षा में हमने अपने व्यंजन वर्ण के वर्गीकरण की जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाया था। उसमें हमने देखा था कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कितने तरह से होता है। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत दो चीज़ें थी। एक तो था कि घोष और अघोष वर्ण की जो अपने स्वर तंत्रियाँ होती हैं उसके कंपन के आधार पे दो वर्ग बना था, घोष और अघोष का, या फिर हम सघोष या अघोष भी कह सकते हैं, वो था। फिर उसके बाद हमने देखा था श्वास की मात्रा के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि किस व्यंजन के उच्चारण में कितनी ध्वनि निकलती है। ज़्यादा ध्वनि निकलती है मुख से तो महाप्राण ध्वनि थी, और कम ध्वनि निकलती है तो अल्प प्राण ध्वनि थी। तो इस तरह से वर्गीकरण देखा था। फिर हमने अपनी चर्चा शुरू की थी अयोगवाद ध्वनि के। अयोगवाद ध्वनि में हमने देखा था कि ये न तो व्यंजन है और न ही स्वर है, उसका रीजन भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि मुख्य रूप से ये तीन ध्वनियाँ अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आती हैं। फिर इन तीनों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था। तो चलिए अब आज की अपनी नई कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम पहले शुरू करेंगे अपने जितने भी मेन वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण, उन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, आज हम उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार उससे सवाल आ चुके हैं। नेट में तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आए उससे सवाल, लेकिन और एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलता है। एक बार उस चीज़ को एक चार्ट के माध्यम से, जो कि हमारा संस्कृत का श्लोकों का वो एक चार्ट है, उसको देखेंगे हम। वो 9 सूत्र हैं, वो आपको याद रखने हैं। इससे आप जितने भी अपने स्वर्ण वर्ण हैं, मतलब अ से लेके अ तक, और उसके बाद क से लेके ह तक, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, जो मूल ध्वनियाँ हैं, उनका उच्चारण स्थान हम आज याद कर लेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक कर देना 6। ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि उच्चारण स्थान के अनुसार स्थान के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है। ये भी एक तरह का वर्गीकरण है कि जैसे देखोगे ना कि कंठ वर्ण कौन है, तालव्य वर्ण कौन है, तो ये भी एक तरह का वर्गीकरण ही है कि उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। और ये भी आप इसको कह सकते हो कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कंठ का ध्वनि है तो कहाँ से बोली जाती है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जो भी कह लो, या तो वर्णों का उच्चारण स्थान कह लो या उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण कह लो, ये टॉपिक हमें देखना है। तो इसमें 9 मुख्य सूत्र हैं। ये मूलतः संस्कृत के सूत्र हैं, लेकिन चूँकि वहाँ भी मूल ध्वनियाँ वही थी, अपनी हिंदी में भी वही हैं, तो उसी के आधार पे हम याद करेंगे किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो लिख रहा हूँ मैं। इसमें पहला है आपका अकुह, विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है। देखिए ना, ये जो सूत्र आएंगे ना,
इसमें बहुत सारे ऐसे रहेंगे आपको कि संधि से जोड़ जोड़ के ये पूरा शब्द बना होगा, और फिर कारक का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो हमें ये डीप में नहीं जाना कि यहाँ कौन सी संधि करके इतना लंबा शब्द बनाया, या फिर ये विसर्जनीय नाम क्यों लिखा, ठीक है। ये संस्कृत का नियम है, अगर हम वो पढ़ने लगे तो फिर संस्कृत व्याकरण को पढ़ना पड़ जाएगा, तो हमें उतने पर ध्यान नहीं देना है। ये सूत्र अगर आपके दिमाग में रहता है ना, या अगर मान लो यहाँ नाम भी नहीं रहा, वो विसर्जनीय कंठ, इतना भी ऐसे भी आप याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो इस सूत्र में क्या क्या है, जो जो वर्ण है ना उस पर आप ध्यान देते जाना। इसमें देखो एक अ है, कु है, ह है, और ये अपना विसर्ग है, ठीक। तो क्या क्या हो गया, आया तो अ और आ दोनों हो गए, ठीक। कु यानी कि कवर्ग, विसर्जन ये किसके लिए है, विसर्ग। अकु हा, एक हा भी है ना विसर्ग के पहले, हा, ठीक है, और उसके बाद विसर्ग। तो ये इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। और इसको आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये सारे आपके क्या हैं, कंठ वर्ण। तो एक विभाजन भी है कि कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण ऐसे मिलेगा आपको। तो ये सारे क्या हो गए, कंठ वर्ण, यानी कंठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से, अ आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सूत्र थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा इचु ऐसा नाम तालु, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी ध्वनि है देखो, ई हो गया, चू, या, तलावेश, ठीक है। ये ध्वनियाँ हो गई। तो क्या क्या आ गया, ई से आपका हर्ष ई, दीर्घ ई, ठीक है। चू का मतलब चवर्ग, या और तलावेश, ठीक है। इन सब को क्या हो जाएगा, ये आपके जितने हो गए ये हो गए तालव्य वर्ण, यानी कि इन सबका उच्चारण तालु से होता है, तो ये तालव्य वर्ण, ठीक। तीसरा ऋतु रसानाम मूर्धा, ठीक है। यानी कि री, टू आ गया, समझ गया, टवर्ग, र, और ये अपना स। तो ये क्या हो गया, री हो गया पूरा, टवर्ग हो गया, र हो गया, और मूर्धन्य श। ये सब क्या हो गए, मूर्धन्य वर्ण। क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित हो रहे हैं, तो ये मूर्धन्य वर्ण हो गए, ठीक है। ये जो वर्णों का वर्गीकरण हो रहा है ना, देख रहे हो ना, ये चारण स्थान के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण हो रहा है। फिर अगला चौथा, ऋतु लशानाम दंत, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या ध्वनि है, लिरी संस्कृत की ध्वनि थी, हिंदी में अब इसका बहुत कम प्रयोग है। तू, ल, और ये दंते सा। तो कौन कौन सी ध्वनि हो गई, लिरी, ठीक है, तवर्ग,
ल और दंत श। तो ये क्या, ये इतने को क्या हम कहेंगे, दंत्य वर्ण। समझ रहे हो ना आप? मतलब ये संस्कृत के सूत्र हैं, बहुत पुराने सूत्र हैं, और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम अपने सारे जो स्वरवर्ण हैं और व्यंजन वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान को याद कर रहे हैं। तो जो भी शब्द अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा याद कर लिए तो आपको अब इतने वर्णों का पता चलेगा कि इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। अ का, आ का, पूरे कवर का, ठीक है, क से लेकर अंग, ह, विसर्ग, इन पूरे का कंठ हो गया। इचु यसा नाम, ठीक है, तो ई, चवर्ग, य, ई में दोनों ही हो गया, चवर्ग हो गया, य हो गया, तलावेश हो गया, ये सब तालव्य वर्ण हो गए। ऋतु रसा नाम मूर्धा, यानी कि री पूरा टवर्ग अपना र, ठीक है, मूर्धन्य सा, ये सब हो गया मूर्धन्य वर्ण। ऋतु लसा नाम दंता, डी तवर्ग ल दंत्य सा, ये सब हो गया दंत्य वर्ण। तो ये हो गया। अभी आगे देखते हैं। आगे पांचवा है आपका, ठीक है, हाँ, उप धमानिया नाम ओष्ठव, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, उ, ये पू हो गया पवर के लिए, और यहाँ से उपधमनीय एक ध्वनि होती थी संस्कृत में, तो अभी इस वो संस्कृत की ध्वनि अपने हिंदी में भी यूज नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पे उ और पवर, यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, उ प, और प का उ जो है ना, उपधमनीय ये वर्ड है, उपधमनीय, तो ये संधि हो गई है, तो वहीं हर्ष उ दीर्घ उ हो गया, ठीक है। ये समझेंगे कैसे हुआ संधि, पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे 3 वर्ड छिपे हुए हैं, उ, प और उपधमनीय, ठीक है। तो कौन कौन सी ध्वनि हो गई, उ का मतलब हर्ष उ भी और दीर्घ उ भी, और पू का मतलब पवर्ग, ठीक है। तो ये ओष्ठ हो जाएंगे, ओष्ठ वर्ण मतलब ओठ से उच्चारित होने वाले, ठीक है। उद्धमनीय नाम ओष्ठव। उसके बाद यमंगना ना नाम, यमंगना नाम नासिका। तो ये क्या है, अनुनासिक ध्वनि जो हम पढ़े थे ना, ये पंचम वर्ण अनुनासिक वाला जो हम पढ़े थे, अनुस्वार वाला, वो वाला है ये, ठीक है। बाकी तो ऐसे कवर में पूरा क से अंगा वो तो आ जाता है कंठ वाले में, ये अनुनासिक वर्ण जो हो गए, तो अपने ये या मा अंगा अणा न, ठीक है। तो अनुनासिक वर्ण से कौन कौन से होंगे, या शुरू से देख लो तो अंगा, या, अणा, ना और मा। उच्चारण स्थान क्या हो गया इनका, नासिका, यानी कि नाक से इनका उच्चारण होता है, तो ये नासिक वर्ण हो गए। उसके बाद अगला प्रणाम नासिका, या अगला है ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, तो यहाँ पे ए और ए, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु, तो ये हो जाएंगे कंठ तालव्य वर्ण, ठीक है।
इसको बोल सकते हो कंठ तालव्य वर्ण, यानी कि ई और ए का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से और तालु दोनों, इसमें दोनों की सहभागिता होती है तब ए का उच्चारण होता है। तो ए दे तो कंठ तालु। उसके बाद उदय तो कंठोष्ठम, यानी कि आपका ओ और औ। तो समझ गया ना, कंठोष्ठ, कंठोष्ठा मतलब ओ और औ की जो ध्वनि होगी, कंठ और ओष्ठ, ओ बोलते हो तो कंठ और प्लस ओठ की सहभागिता रहती है, दोनों को मिला के ओ और औ का उच्चारण होता है। वो दे दो क्वेश्चन को। और एक लास्ट हमारा है, ये 8 हो गया। वकारस्य दंत्योष्ठम, दंत्योष्ठम, यानी कि वह जो हो गया, ये क्या हो गया? दंतोष्ठ वर्ण, तोष्ठ वर्ण। और वो आपका हो गया, इसको क्या कह सकते हो? कंठोष्ठ वर्ण। तो यानी कि इनके उच्चारण स्थान के नाम पे इनका वर्ग बना सकते हो आप। कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से? तो वो है। कंठ तालव्य वर्ण ये हैं। दंतोष्ठ वर्ण जिसमें दांत और ओठ आते हैं वो वह है, वह। तो इसमें दांत और ओठ का प्रयोग होता है। तो ये अपने 9 सूत्र हैं, इन 9 सूत्रों को आप याद रखना। तो आप याद रखोगे ना तो कभी भी किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान आराम से बता सकते हो। इसमें संयुक्त व्यंजन और जो अपनी और कोई अलग ध्वनियाँ हैं उनको नहीं शामिल किया गया है। जो मूल वर्ण है स्वर और व्यंजन के, अ से लेके अह तक और क से लेके ह तक, सारी ध्वनियाँ इन 9 सूत्रों में समाहित हैं। तो इन 9 सूत्रों को आप जरूर से जरूर याद कर लेना, ये आपके हमेशा मुख में होनी चाहिए। एक फ्लो बन जाएगा, एक दो बार याद करोगे ना तो ये 9 सूत्र एक साथ ही याद होंगे। ऐसे नहीं कि आप 2 याद कर लो कि 4 नहीं याद कर पाओगे। आप 9 सूत्र याद कर सकते हो, एक साथ याद कर लेना। और फिर जब किसी के वर्ण का पूछता है ना तो उन सूत्रों की मदद से आप उनका उच्चारण स्थान बता सकते हो। ठीक है, तो इस सूत्र की यही सबसे बड़ी खासियत है कि इन 9 सूत्रों में ही आपका पूरा स्वर और व्यंजन वर्ण आ जाएगा, उनका उच्चारण स्थान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्ण विच्छेद का। तो हाँ, इच्छा था हमारा अगला टॉपिक बना लेना ज। ठीक है, ये है वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को तोड़ के कैसे लिखते हैं और उसमें कुछ अलग अलग ध्वनियाँ आती हैं, उनमें कौन कौन से वर्ण मिले होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि वर्ण को ना अलग अलग तोड़ के लिखना, कभी पूछता है कि इसमें कुल कितने वर्ण हैं तो आपको बताना पड़ेगा, या फिर ये पूछेगा कि इसका सही वर्ण विच्छेद क्या है, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं। देखो इसमें पहला जो है ना, पहला कंसेप्ट आप ये समझ लो, शुद्ध व्यंजन
और पूर्ण व्यंजन। तो जैसे हम कोई भी व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं, अगर मान लो क बोला या हमने ख बोला या ग बोला, तो आपको सुनने में पूर्ण लग रहा है, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो है ना वो ग ऐसे करके, मतलब अ की ध्वनि जन्ना है, बिल्कुल बिना स्वर की सहायता से हो जो उसका उच्चारण, वो उसका शुद्ध रूप है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, वो तो स्वरवर्ण के साथ ही बोला जाएगा। तो पूर्ण वो तभी होगा जब उसके साथ कोई स्वरवर्ण आए, लेकिन उसका मूल रूप बिना स्वर का होगा। यानी कि अगर जैसे हम ये ध्वनि लिखते हैं ग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें है आधा ग प्लस अ, तो ये इसका क्या, कौन सा रूप हो गया, ये पूर्ण रूप हो गया, ठीक है, और ये इसका हो गया शुद्ध रूप, ठीक। तो जैसे ग तोड़ोगे ना तो ऐसे ही तोड़ोगे आप, आधा ग प्लस अ, अगर गा रहा तो आधा ग प्लस आ, यानी कि उसके साथ कोई स्वरवर्ण रहेगा, उसका शुद्ध रूप प्लस उसके साथ कोई ना कोई स्वरवर्ण। दूसरा आपका र ध्वनि के बारे में, ठीक है। र ध्वनि ना अपने हिंदी में 2-3 तरीके से लिखी जाती है। जैसे देखो, एक तो पहला ये र, मतलब जो मेन शुद्ध रूप है, जैसे मान के चलो राम आप बोल दिए, तो इसमें क्या है, आधा र है प्लस आ है, ठीक है, ये तो एक र ये हो गया। दूसरा देखा होगा आपने, ऊपर ऐसे रेप टाइप में बना होता है, ये देखे होगे आप, जैसे कि तर्क। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें र आधा होता है और बाद का वर्ण पूरा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अगर जैसे तर्क है, तर्क हो गया, फर्क हो गया, ठीक है, फर्क, तो देखो फर्क का मतलब क्या होगा कि देखो फ कैसे है, आधा फ प्लस अ, तब तो ये फ हुआ ना, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें स्वरध्वनि छिपी हुई थी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा देखने को मिल गया र उच्चारण, यानी कि र यहाँ आधा ही रहता है, ठीक है, पूरा र रहता नहीं, तो आधा र और अ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आधा र ही रहता है इसमें, ठीक है। और बाद वाली ध्वनि पूरी होती है, यानी कि आधा क प्लस अ, पूरी तो तभी होगी जब उसके साथ कुछ स्वर आएगा, तो ये पूरी हो जाती है क इसमें। तो याद रखना, जहाँ ये बना हुआ है इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला रेफ, वहाँ र आधा है, ठीक। सॉरी, इस र ध्वनि इसको ऐसे मार्किंग कर दो, कैसे मार्किंग करोगे, ऐसे स्टार लगा दो, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा र का एक और फॉर्म क्या देखने को मिलता है आपको, देखे होगे कि यहाँ कोई ध्वनि रहेगी ऐसे, और ये लगा होता है इस तरह से, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। या फिर एक देखे होगे कि ऐसे करके कोई ध्वनि होगी यहाँ नीचे ऐसे, दोनों का उदाहरण जैसे देख लो, एक वर्ड आपने देखा होगा क्रम, और एक हो गया आपका कोई भी मान लो, जैसे ड्रम, ड्रम हो गया, ठीक है, ड के नीचे ऐसे 2 बने होते हैं ना, और एक देखते होगे आपकी ऐसे रेफ लगा होता है। तो ऐसी जो ध्वनि र वाली मिले ना इस तरह की, तो इसमें र पूरा होता है, और जो उसका पहले का वर्ण है, जैसे क्रम, क्रम में क आ रहा है उसके बाद र की ध्वनि आ रही है ना, तो र के पहले की जो ध्वनि होती है वो आधी होती है, लेकिन र पूरा होता है। तो इसमें क्या होता है, इस वाले में, इसमें र जो होता है, र पूरा होता है और पूर्ववर्ती वर्ण
आधा, ठीक है, उल्टा हो गया ना। जैसे इसमें क्या था, इसमें र आधा था और उसके बाद का वर्ण पूरा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें र पूरा होगा और पूर्ववर्ती वर्ण आधा होगा। तो ऐसे आपको देखने को लग रहा है कि हो सकता है कि र इसमें पूरा ना हो, लेकिन बात उल्टी है, इसमें र ही पूरा होता है और पूर्ववर्ती वर्ण आधा होता है। यानी कि जैसे आप क्रम लिखोगे, जब यहाँ से आप आगे इधर लिख लेना, क्रम अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ क आधा ही है तो अ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन र पूरा है तो आधा र प्लस अ, ठीक है। और म तो पूरा है ही तो आधा म प्लस अ। तो इस तरह से है। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अभी हम देखेंगे, अब बड़े बड़े मतलब शब्द लिख के हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो उसके पहले वर्ण विच्छेद के पहले जो जो कन्फ्यूज करने वाली चीज़ें हैं ना, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये र की ये 4 तरह की ध्वनियाँ हो जाती हैं। एक तो इस रूप में ही जो र अपना र है, एक ऐसे ऊपर रेफ लगा हुआ, एक यहाँ नीचे की तरफ, एक तरफ ये रूप। तो ये 4 रूप होते हैं र के। तो यहाँ हमने समझ लिया कि किस में र आधा होता है, किस में पूरा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी वर्ण विच्छेद के 1-2 नियम और हैं जो मतलब कुछ ऐसे ऐसे अक्षर चिन्ह हैं जिन्हें हम समझ लेंगे कि उसमें कैसे वर्ण किस तरह के हैं, कौन आधे हैं कौन पूरे हैं, और फिर हम बड़े बड़े शब्द लेके उनका वर्ण विच्छेद करना एक बार सीख लेंगे कि किस शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे हो रहा है। 8-10 एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारी ये क्लास। और रोज़ाना हमारे क्लास के साथ जुड़ते रहिए। और दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम हम पक्का क्लियर करेंगे अगर हम इसी तरह चलते रहे तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।